की धरती पर एक और आक्रमण हुआ था। ओसिरिस पर आसमान से काले पत्थर की तिलिस्मी काल कोठरियां गिरी, जिसमें से अजीब से नरभक्षी दानव निकलते रहते थे और लोगों को मारते रहते थे। इन नरभक्षी दानवों के आतंक को रोकने का जिम्मा था दानव योद्धाओं पर। ये उन वीर योद्धाओं की टोली थी जो अपने शरीर की ऊर्जा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन तिलिस्मी काल कोठरियों में घुसकर नरभक्षी दानवों को बाहर आने से पहले ही मार दिया करते थे। ओसिरिस में दानव योद्धाओं का बहुत सम्मान था। ओसिरिस का हर नौजवान दानव योद्धा बनना चाहता था, क्योंकि दानव योद्धाओं के पास न पैसे की कमी थी, न नाम की, न शोहरत की और न लड़कियों की। यही सब सोचता हुआ मानव रूही को दोबारा मिलने के वादे के साथ अलविदा कर एकेडमी के अस्पताल से वापस अपने घर जा रहा था। मानव समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उस दिन युद्ध क्षेत्र में हुए उस धमाके के बाद से उसके शरीर में कुछ बदलाव से हो गए थे। उसने सोचा, क्या वो शूरवीर ब्रह्मा की जो आकृति मुझे दिखाई दी थी, उसने मुझे शक्तिशाली बनाया है? मानव को अपने शरीर में बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। उसे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके सीने में लगे ऊर्जा के इंजन यानी मना के इंजन में ऊर्जा कम नहीं हो रही थी। उसने सोचा, शायद आराम बहुत किया, 3 दिन ना, तभी इतनी ज्यादा ऊर्जा दौड़ रही है शरीर में। लेकिन आज एकेडमी के अस्पताल में उस शैतान को मैंने कैसे आग की धार से मार दिया? पहले तो कभी मुझसे ऊर्जा का ऐसा वार नहीं हुआ था। अपने सवालों की उधेड़-बुन में एकेडमी से वापस घर लौट रहे मानव के चलने की गति रोज के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। वो खुद से बोला, मेरी किस्मत बदल गई है। पहले एकेडमी में एडमिशन, फिर रूही से मुलाकात। मैं किसी भी हाल में अभी रूही को अपना सच नहीं बता सकता। पहले वो मुझे प्यार करने लगे, फिर सब सच बता दूंगा। और नाम भी अच्छा दिया है रूही ने मुझे, मना। आज से मैं मानव नहीं, खुद को मना ही बुलाऊंगा। मना वो शक्ति थी, वो प्राण था जो ओसिरिस की धरती के हर जीवित प्राणी में बहता था। और ये प्राण बसता था हर इंसान के सीने में लगे एक ऊर्जा यानी कि मना के इंजन में। यही इंजन ओसिरिस के इंसानों का दिल था। इसी इंजन से लोगों को जिंदा रहने की क्षमता मिलती थी। इस ऊर्जा को हजारों गुना बढ़ा के उससे शक्तिशाली वार करने की और जानलेवा वारों से बचने की कला सिखाई जाती थी उन स्टूडेंट्स को जो दानव योद्धा बनने की ट्रेनिंग लेते थे। इस ट्रेनिंग के 3 मेन सब्जेक्ट्स थे। पहला, ऊर्जा शास्त्र। इसमें आपको अपने शरीर के अंदर बंधी ऊर्जा जो एक आम इंसान में बहुत सीमित मात्रा में होती है, उसको बढ़ाना सीखना था। यही थी दानव योद्धा बनने की पहली सीढ़ी। अपने सीने के अंदर लगे ऊर्जा के इंजन को इतना मजबूत करना कि उसमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बन सके, ज्यादा से ज्यादा मना बनाई जाए। दूसरा था मंत्र शास्त्र। इसमें आप प्राचीन और दिव्य मंत्रों की शक्ति से शक्तिशाली हथियार और वार दोनों की रचना कर सकते थे। और ऊर्जा और मंत्रों की शक्ति से बने इन्हीं वारों को सबसे घातक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए स्टूडेंट्स को सीखना होता था कुंग-फू का युद्ध शास्त्र, जो था एकेडमी में सिखाए जाने वाला तीसरा विषय। मानव घर पहुंचा, पर समाया वहां नहीं थी। मानव कुछ देर अपने इस छोटे से घर में परेशान बैठा रहा। वो सामने रखी अपनी समाया, माँ और पंडित जी की एक तस्वीर को देख रहा था। उसे वो पल याद आया जब पंडित जी ने अपनी मौत के समय कहा था, बेटा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, लेकिन समाया तुम्हारी बहन है, इसका ख्याल रखना। मानव ने पूछा, कौन है मेरे असली माता पिता? पंडित जी बोले, यह जवाब तुझे मैं नहीं सही वक्त पे जीवन देगा बेटा। और फिर वो चल बसे। मानव की माँ ने भी उसे इस रहस्य के बारे में कुछ नहीं बताया। मानव कुछ देर तक चुपचाप अपने बिस्तर पे बैठा रहा और फिर एकदम से चिल्ला के बोला, आखिर कौन हूं मैं? क्या है मेरा अस्तित्व? क्या है मेरी सच्चाई? बताओ मुझे। मानव ने जैसे ही चिल्लाना बंद किया, सब कुछ पहले के जैसा शांत हो गया। वो खुद से बोला, समाया को ढूंढ के आता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मानव का अंदेशा सही था। क्लब में समाया को काम करते हुए फाजिल और उसके साथियों ने देख लिया था। फाजिल उसे देख के बोला, ये उस ढीले की बहन है ना? उसका दोस्त बोला, हाँ। फाजिल ने गंदी नजरों से समाया को देखा और बोला, इन छोटे कपड़ों में कितनी मस्त लगती है। सोच अगर ये कपड़े भी उतार दे तो क्या बवाल लगेगी, है ना? भाई, उसका भाई अब एकेडमी में पढ़ने आ रहा है, हमारा जूनियर होगा। फाजिल अपने दोस्त की ये बात सुन के बोला, हाँ, तो बहन भाई के हिस्से की थोड़ी रैगिंग दे देगी।
ये कहकर फाजिल उठा और सीधा जाकर उसने समाया को अपने कंधे पे उठा लिया। समाया चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। क्लब का मालिक तारिक शेख जानता था कि फाजिल हारकोन के एक जनरल का बेटा है। फाजिल बोला, इसके भाई के सिलेक्शन की खुशी में इसको भी तो सेलिब्रेट करना चाहिए हमारे साथ, ये कहकर फाजिल और उसके साथी नशे में धुत बिना कुछ सोचे समझे समाया को उठा के ले गए। अपनी बहन को ढूंढता जब मानव क्लब पहुंचा तो उसे पता चला। शेख बोला, शहर के बाहर फाजिल की एक बंद फैक्ट्री है, वो समाया को लेकर वहीं गया होगा। ये बात सुनते ही मानव वहां से निकल गया। फैक्ट्री में फाजिल और उसके साथियों ने समाया के दोनों हाथों को छत से लटक रही जंजीरों से बांध दिया था और वो बेचारी बीच फैक्ट्री में बंधी खड़ी थी। फाजिल उसकी तरफ बढ़ने लगा। फाजिल का एक दोस्त उससे बोला, भाई ये सही नहीं लग रहा यार। अरे सब सही है, ये ओसिरिस की छोटी जात के कीड़े हैं, हम हारकोन के सदस्य हैं, गुलाम है ये हमारे। अब ज्ञान मत दे, जो कर रहा हूं वो करने दे मुझे। फाजिल! ये चिल्लाने की आवाज मानव की थी। उसने एक ऊर्जा का वार किया और फाजिल कुछ लड़खड़ा गया। इस बात से फाजिल को इतना गुस्सा आया कि उसने और उसके बाकी साथियों ने एक के बाद एक मानव पे एनर्जी के ब्लास्ट किए और देखते ही देखते उन्होंने मानव को पकड़ लिया था। फाजिल ने मानव के मुंह पे एक ऊर्जा का पंच मारा। ये कल का आया जमादार हम पे वार करेगा। मेरी बहन को छोड़ दे। मानव की बात सुन के फाजिल बोला, थोड़ा सा खेल ले फिर छोड़ दूंगा पक्का। मानव ने गुस्से में फाजिल का मुंह नोचने की कोशिश की तो फाजिल बोला, आज इसकी बहन की इज्जत इसकी आंखों के सामने लूटते हैं। फाजिल ने मानव को मारा और बोला, तुझे कहा था ना, पर तू माना नहीं। अब तू देख अपनी बहन की सुहागरात का लाइव शो। ये कह के जैसे ही फाजिल आगे बढ़ा, मना की तरफ से ऊर्जा का एक धमाका हुआ। फाजिल और उसके दो दोस्तों के चिथड़े उड़ गए। दो लड़के जो समाया के पास खड़े थे वो ये नजारा देख के बेहोश हो गए थे। मानव चुपचाप खड़ा था। मैंने बहुत रोका अपना गुस्सा, लेकिन ये माना ही नहीं। मानव का चेहरा गुस्से में लाल था। इस पल में वो बिल्कुल अपने पिता अग्नि की तरह ही लग रहा था। मानव मना बन चुका था। मना गुस्से में था। उसे शायद ये एहसास नहीं हुआ था कि उसने हारकोन के जनरल के बेटे और उसके दो साथियों को जान से मार दिया था। तभी उस फैक्ट्री के ऊपर आसमान में दो विमान आ पहुंचे और मना के ठीक ऊपर मंडराने लगे। सड़क पर भी कुछ गाड़ियों में हारकोन के सिपाही आ गए थे, जिन्होंने मना को घेर लिया। इससे पहले कि मना कुछ करता, उस पर एक लेजर गन का वार हुआ और मना बेहोश हो गया। अग्नि शक्ति योग पीठ जाने की बजाय मना को हारकोन जेल ले जाया जा रहा था। अगली सुबह पूरे आर्यव्रत में मना मशहूर हो गया था। पूरे शहर में खबर फैल गई थी कि एक 20 साल के नौजवान ने 3 हारकोन के योद्धाओं को अपने ऊर्जा वार से राख कर दिया था। आर्यव्रत की जेल लावा की नदी के पार आर्यव्रत के जंगल में थी। गुरु विश्वनाथ सुबह सुबह ही वहां पहुंच चुके थे और जेलर के सामने बैठे थे। उस लड़के को अपने शरीर के अंदर की मना को काबू करना नहीं आता और वो लड़के उसकी बहन को परेशान कर रहे थे। गुरु विश्वनाथ की ये बात सुनकर जेलर बोला, वो एक अलग बात है, उसे हारकोन की पुलिस से कंप्लेंट करनी चाहिए थी ना। सवाल ये है कि उसने हारकोन के योद्धाओं को मारा कैसे। एक दानव योद्धा का यही काम होता है, इंसानों की रक्षा करना, भले वो नरभक्षी दानवों से हो या हारकोन के बेरहम योद्धाओं से। गुरु विश्वनाथ की ये बात सुन के जेलर चौंक गया। वो दानव योद्धा है? हाँ, उसके अंदर असीम ऊर्जा की शक्ति है और उसे उस ऊर्जा को काबू करने की ट्रेनिंग देने के लिए ही उस एकेडमी में एडमिशन दिया है मैंने। गुरु विश्वनाथ की बात सुन के जेलर बोला, मतलब वो स्टूडेंट है और स्टूडेंट्स के एकेडमी के बाहर ऊर्जा वार करना एक अपराध है, तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता गुरु विश्वनाथ। गुरु विश्वनाथ बोले, मैंने ये कहा कि वो एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं है, वो दानव योद्धा है और आज मैं दानव योद्धाओं की टोली लेकर ज्वाला घाटी में जा रहा हूँ और मुझे उसे अपने साथ ले जाना है। जेलर ने गुरु विश्वनाथ को देखा और चुप रहा। गुरु विश्वनाथ जेलर से बोले, और जेलर तुम जानते हो, एक दानव योद्धा पर किसी भी तरह का इल्जाम या कानूनी कार्रवाई सिर्फ हारकोन के लीडर कर सकते हैं और अगर तुम्हें वो कार्रवाई करनी है तो कर लो, पर फिर ज्वाला घाटी में आज हम नरभक्षी दानवों को नहीं रोकेंगे और
अगर वो उन काल कोठरियों से बाहर शहर में निकल आए तो आप संभाल ही लेंगे, आप और आपके वीर हारकोन के सिपाही। आसमान से ओसिरिस की धरती पर गिरी वो विशाल काल कोठरियां जिनमें नरभक्षी दानव रहते थे, उनमें रोज दानव योद्धाओं को अंदर घुसकर नरभक्षी दानवों को मारना होता था। हर रोज न जाने कैसे उन काल कोठरियों में ये दानव पैदा होते थे जो आधे जानवर और आधे राक्षस थे, तो इसलिए दानव योद्धाओं को हर रोज इन्हें खत्म करना ही पड़ता था। इन नरभक्षी दानवों का सामना करना आम सिपाहियों की बस की बात नहीं थी। जेलर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, अब ठीक है, आप मना को ले जा सकते हैं। मना? गुरु विश्वनाथ ने हैरान होते हुए पूछा। जेलर बोला, हाँ क्या हुआ, उसका नाम है मना, आपको नहीं पता? पता है, आप बुलाइए उसको, हमें अभी का अभी ज्वाला घाटी के लिए निकलना है। मना को जेल के कुछ सिपाही बाहर लेकर आए। मना गुरु विश्वनाथ को देख के शर्मिंदा हो गया। गुरु विश्वनाथ गुस्से से मना को देख रहे थे। तो मना, चले, क्या जीवन यहीं बिताना है? मना बिना कुछ बोले चुपचाप गुरु विश्वनाथ के साथ जेल से बाहर चल दिया। गुरु विश्वनाथ जेल से बाहर निकलते हुए मना को डांट रहे थे। मना ने सिर उठा के एक पल के लिए गुरु विश्वनाथ को देखा और फिर से शर्म से नजरें नीचे झुका ली। वो अपराधी है, लेकिन तुम तो अलग हो ना। चले, या हारकोन के कुछ और लोगों को राख करना है। और मना, नाम बदल लिया है, उम्मीद है काम भी बदल लोगे, सफाई कर्मचारी से योद्धा बन जाओगे। मना और गुरु विश्वनाथ जेल से बाहर निकल ही गए थे, पर तभी जेलर पीछे से आया और गुरु विश्वनाथ से बोला, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। क्यों? गुरु विश्वनाथ के सवाल के जवाब में जेलर बोला, मना को छोड़ने का कारण यही है कि ये ज्वाला घाटी में घुसकर नरभक्षी दानवों को मारेगा, तो मुझे इस बात की पुष्टि करनी जरूरी है ना। गुरु विश्वनाथ अब फंस गए थे। वो जेलर से झूठ कह के मना को बाहर तो ले आए थे, पर अब उन्हें सच में मना को लेके ज्वाला घाटी में जाना था। ज्वाला घाटी, वो काल कोठरी जहाँ 5 में से 2 दानव योद्धा वापस जिंदा बाहर नहीं आते थे, और मना बिना किसी ट्रेनिंग के गुरु विश्वनाथ की टोली के साथ ज्वाला घाटी में जाने वाला था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि मना को जेल से बचाने के लिए गुरु विश्वनाथ ने मना को मौत के मुंह में धकेल दिया था। गुरु विश्वनाथ ने एक नजर जेलर को देखा और फिर मना को। मना समझ नहीं पा रहा था कि 4 दिन पहले वो एकेडमी के कॉरिडोर में पोछा लगा रहा था और आज वो बिना ट्रेनिंग के दानव योद्धाओं की टोली के साथ नरभक्षी दानवों से लड़ने जा रहा था। कैसे बिना किसी ट्रेनिंग के मना सामना करेगा नरभक्षी दानवों का? क्या कभी वापस एकेडमी लौटेगा मना? क्या होगा जब रूही को पता लगेगा कि मना एक जमादार है? और क्या होगा ज्वाला घाटी में? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुनिए वीर मना की महागाथा, अग्निपुत्र मना, सिर्फ पॉकेट FM पर।